हिस्ट्री पढ़ना सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानना नहीं है। तो ये सब चीजें हमें भी सीखनी है हड़प्पा से। काशी वाले दिन हमको चावल नहीं खाना चाहिए। तब तक भैया यहाँ पे खेती होती होगी क्या? हम बोले कालीबंगन तो हरियाणा में, कालीबंगन हरियाणा। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंड कहाँ तक था? हड़प्पन सिविलाइजेशन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज के टाइम में से पाकिस्तान बोल सकते हैं, पहले तो भारत का पार्ट था, है तो हमारा हिस्सा। जब आएगा मौका ले लेंगे। भी हो रही है, कुछ पेस्टोरिज्म भी कर रहे हैं, कुछ हंटिंग भी कर रहे हैं और कुछ ट्रेड भी कर रहे हैं। तो इसलिए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। फिश एंड फाउल, फाउल मतलब पक्षी उड़ना, उनकी भी बोन्स में। स्वर्णगिरी हम किसे बोलते हैं? भाई उस टाइम तो इतनी ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ये बंदे कैसे करते थे? तो अगर हम बोलें कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अगर हम हिस्ट्री में जाके चीजों को देखें तो कैसा होगा, तो आओ चले आज हिस्ट्री में चलते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, जब ना बिजली थी, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना कोई आधुनिक मशीन, तब धरती पर एक ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जहां पूरे शहर का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स थीं, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, और सबसे हैरानी की बात, आज 4500 साल बाद भी हम उस सिविलाइजेशन की लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन वो अचानक हिस्ट्री के पन्नों से गायब हो गई। या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है? अभी आपने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू, एक वीडियो का ओवरव्यू। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिलन और आप देख रहे हैं अड्डा 24/7 CUT टाइटन्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों इतनी ज़रूरी है? अगर हमको इंडियन हिस्ट्री को डिटेल में जानना है तो उसकी एंशियंट सिविलाइजेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो उसकी स्टार्टिंग फेज वाली सिविलाइजेशन है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और हड़प्पा इंडियन सिविलाइजेशन का क्रेडल मतलब मुकुट बोला जाता है। सबसे पहली सिविलाइजेशन अगर कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आई तो वो कौन सी आई है? वो आई है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एक बार हम इसमें ये जान लेते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। समटाइम्स एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछ भी लेते हैं, वो जस्ट आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो किस किस नाम से बुलाया जाता है? सबसे पहले हम बुलाते हैं उसको किसको? सबसे पहले हम उसको बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली ही क्यों बोला? क्योंकि इंडस रिवर के बैंक पे यानी इंडस रिवर के पास वो बची हुई थी, तो इसलिए हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इंडस को अगर हम हिंदी में बोले तो इंडस को हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्या है? मतलब इंडस को हिंदी में सिंधु बोलते हैं तो हिंदी में इसको हम बोल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। थर्ड क्या है? थर्ड इसको बोलते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आपके मन में से एक सवाल आता होगा कि भाई हड़प्पा ही क्यों नाम हमने इसको रख दिया? इसको जब हम इंडस बोल रहे हैं, सिंधु घाटी बोल रहे हैं, तो हम हड़प्पा ही क्यों बोल रहे हैं? हम इसको किसी और नाम से भी तो बुला सकते हैं। तो इसको हम हड़प्पा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार आप मैप पे देखो, जो सबसे पहली फर्स्ट साइट जो पाकिस्तान में मिली जहां से इसके रेजिड्यूज मिले, जिसकी इंफॉर्मेशन मिलना चालू हुई, तो वो कहाँ से मिली? वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक जगह है हड़प्पा, वो सबसे पहले वहां से मिले। तो सबसे पहले जहां से रेजिड्यू मिलते हैं, जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वहीं का नाम समटाइम्स उस सिविलाइजेशन को, उस एक्शंस को दे दिया जाता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा सिविलाइजेशन। बट आप बोलेंगे कि सर जब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो वहां पे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले 3 चीजें लिखी हैं। क्या लिखी है? ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। कि भैया ये क्यों लिखा है? हम सिंपल क्यों नहीं बोल दे रहे कि द हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नहीं बोल रहे हम?
क्यों बोल रहे हैं हम ब्रिक, बीट्स एंड बोन? तो ब्रिक, बीट्स एंड बोन हम इसलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये वो 3 क्राइटेरिया हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां पे कैसी सोशल लाइफ होती होगी, वहां पे कैसे इकोनॉमिक लाइफ होती होगी, वो लोग कैसे रहते होंगे, कैसी वहां की रोड्स हुआ करती थी, कैसे वहां के घर हुआ करते थे, पक्के घर थे, कच्चे घर थे, कैसे घर थे। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में। तो क्या है कि सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रिक। तो ब्रिक से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ब्रिक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ के हाउस कैसे होंगे, वहाँ पे घर कैसा होगा, वहाँ पे कच्ची ईंटों से अगर बने होंगे तो वो कैसे घर होंगे, वो रूरल एरिया से घर होते होंगे। अगर पक्की ईंटों से बने होंगे तो वो अर्बन सेंटर्स में होते होंगे। तो ब्रिक इंफॉर्मेशन देती है वहाँ की सोशल लाइफ की, कि वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, अर्बन सेंटर्स में रहते थे, रूरल सेंटर्स में रहते थे। ठीक है, अगला क्या है? बोन्स। तो बोन्स हमको क्या इंफॉर्मेशन देगी? बोन्स हमको इंफॉर्मेशन देगी वहाँ की फूड हैबिट्स के बारे में, कि वहाँ की फूड हैबिट्स कैसी हैं, कि वो लोग क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या वो जो खा रहे हैं उसका शिकार खुद ही कर रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे अगर आज के टाइम में हम देखें कि हम नॉनवेज तो खाते हैं, बट क्या हम खुद ही मुर्गा बकरा काटते हैं? नहीं, उसके लिए एक अलग कम्युनिटी है ना। बट अभी भी वो चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पाई हैं हड़प्पा के रिगार्डिंग, कि वहाँ पे जो बोन्स मिली हैं, जो चीज़ें मिली हैं, क्या वो उनका शिकार खुद ही करते थे या किसी और कम्युनिटी से कराया जाता था और फिर उनसे वो चीज़ों को खरीद लेते थे। ब्रिक हो गई, बोन्स हो गई, आगे क्या है? आगे है बीट्स। बीट्स क्या बताती हैं? बीट्स बताती हैं कि उनका ट्रेड कैसा होता होगा, उनके ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि व्यापार कैसा होता होगा। आगे चल के हम बीट्स को पढ़ेंगे कि बीट्स अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, समटाइम स्टोन, समटाइम मिट्टी पका के उसको अलग अलग शेप में बनाया जाता था। उनमें ड्रिल भी इतनी शार्प होती थी कि आज के टाइम के लोग ये सोचते हैं कि भैया उस टाइम पे तो मशीन भी नहीं थी हमारे पास। विदाउट एनी एडवांस मशीनरी वो इतना शार्प जो होल होता था उसमें करते थे, विदाउट एनी सिंगल क्रैक। तो ये सब चीज़ें पता चलती है हमें हड़प्पा के बारे में। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री जस्ट फैक्ट को जानना नहीं है। जब हम हड़प्पा पढ़ेंगे तो ये एक तरह का डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है। डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन मतलब कि हम एक एक चीज़ों को देखते हुए जाएंगे, उनको एनालाइज करते हुए जाएंगे और फिर एंड में जाके एक थ्योरी को बिल्डअप करेंगे। अच्छा, हमको ये चीज़ें मिली तो वहाँ पे ऐसा 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 होता होगा। तो उनमें सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स। और इसलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा है? इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है ब्रिक, बीट्स एंड बोन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडियाज फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट अर्बन सेंटर डेवलप हुआ तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हुआ। अब बोलोगे जी सर हड़प्पन सिविलाइजेशन तो हमने बुक में पढ़ा है कि वो तो अलग अलग फेजेस में आते हैं, हर फेज में क्या अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए? नहीं। अब अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम डिवाइड करें डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम करें तो इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन। बट जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं या फिर जो हम मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उसमें हम पढ़ते हैं मैच्योर हड़प्पन। यहीं पे ही मैक्सिमम अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए, यहीं पे ही डिफरेंट इकोनॉमीज डेवलप हुई, यहीं पे हमने लॉन्ग ट्रेड रूट्स भी किए, यानी लॉन्ग ट्रेड रूट भी डेवलप हुए। हमने दूर दूर के इलाकों से हमने ट्रेड किया, वो भी आगे हम पढ़ेंगे कि हम कहाँ से ट्रेड करते थे। और उनके जो नाम होते हैं ना वो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं कि मगान किसका नाम है, दिलमुन किसका नाम है, महलुआ किसे बोला जाता है। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे 7000 BCE में क्या होता है कि अर्ली सेटलमेंट से स्टार्ट होते हैं। लोगों को क्या हो गया कि लोगों को अब एग्रीकल्चर करना आ गया और वो एक जगह पे टिक के रहना स्टार्ट कर दिया है। आगे क्या होता है 3300 BC में अर्ली हड़प्पन साइट्स आते हैं। अर्ली हड़प्पन साइट से क्या फीचर होंगे कि अभी भी ये कैसी कम्युनिटी होगी? अभी भी ये रूरल कम्युनिटी होगी। ठीक है, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होंगे? मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे होंगे, उसके अलावा भी कुछ नहीं कर रहे होंगे। अर्बन सेंटर्स क्या होंगे? अर्बन सेंटर्स अभी नहीं होंगे, अर्बन सेंटर्स अभी नहीं डेवलप हुए होंगे, रूरल एरियाज ही है। लोग छोटी छोटी कम्युनिटी में छोटे छोटे एरियाज में ही रह रहे हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे इवोल्व होता है, ह्यूमन बींग्स इवोल्व होते हैं। हम भी तो डायरेक्ट इवोल्व ही होते हैं ना। जब बच्चे होते हैं तो छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारा सोचने का, समझने का, चीज़ों को देखने का, करने का तरीका भी बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एज ए होल ह्यूमन सिविलाइजेशन भी इवोल्व होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, चीज़ों को अच्छे से करना सीखती है। अगली स्टेज क्या आ जाती है? मैच्योर हड़प्पन। अब मैच्योर हड़प्पन के क्या फीचर है? मैच्योर हड़प्पन के फीचर है कि यहाँ पे क्या डेवलप होंगे? यहाँ पे अर्बन सेंटर्स डेवलप होंगे। अब यहाँ पे अर्बन सेंटर्स आ जाएंगे। अर्बन सेंटर्स आ जाएंगे तो क्या होगा कि भाई अर्बन सेंटर्स में एग्रीकल्चर नहीं होता है लार्ज स्केल पे। अर्बन सेंटर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चेंज हो जाती हैं। अगर हम देखें अपने ही प्रेजेंट टाइम में, अगर हम देखें तो जितने भी हमारे अर्बन सेंटर्स है, क्या वहाँ पे लार्ज स्केल पे खेती हो रही है? नहीं होती है वहाँ पे खेती। वहाँ पे अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उनको भी हम पढ़ेंगे। ट्रेड करेंगे, लोग अलग तरह की जॉब्स करेंगे। तो अब क्या हो रहा है? अर्बन सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ट्रेड भी बढ़ रही है, व्यापार भी बढ़ रहा है। और व्यापार किसका हो रहा है? बीट्स का।
ठीक है, बीट्स माने वो जो बना रहे हैं, जो चीजें बना रहे हैं। उस टाइम के लोग भी बड़े फैशनेबल होते थे, हमको लगता है कि हम भी बड़े फैशनेबल हैं, उस टाइम के लोग भी अलग अलग चीजें पहनते थे। ठीक है, तो अब ये हो गई मैच्योर हड़प्पन जो टाइम पीरियड है। उसके बाद क्या होता है कि हर किसी का एक टाइम आता है कि जब वो स्टार्टिंग से, जैसे नेचुरल ह्यूमन बीइंग का टाइम होता है ना, कि पहले बच्चे हैं, फिर जवान होंगे, फिर बुढ़े होंगे, फिर खत्म ही हो जाएंगे। तो ऐसे ही हर सिविलाइजेशन का भी एक टाइम होता है। कैसा टाइम? कि वो स्टार्टिंग में अर्ली फेज में होती है, फिर मैच्योर, जब वो अपने पीक पे जाएगी, मैक्सिमम अचीवमेंट कर लिया इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म ऑफ सोशल इवोल्यूशन, कि सोसाइटी में हर कोई पीसफुली रह रहा है। तो ये क्या है? जर्नल इवोल्यूशन होता है। तो जब वो मैच्योर फेज में थी तो मैक्सिमम इवोल्यूशन हुआ, मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैक्सिमम इकोनॉमिक एडवांसमेंट, मैक्सिमम पॉलिटिकल एडवांसमेंट हुआ है सिटीज को। अभी हम समझेंगे पॉलिटिकल एडवांसमेंट क्या हुआ, और उस पर आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग व्यूज है कि क्या एक सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करती थी, क्या डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी हुआ करती थी। कुछ कहते हैं कुछ अथॉरिटी थी ही नहीं, वहां पे एक तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला सिस्टम था कि जो लोग वहां रहते हैं वही आपस में डिसीजन लेते थे और कामों को करते थे। ये भी कंफ्यूजन है। और इतनी सारी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हड़प्पा जिस लैंग्वेज में चीजों को लिखते थे वो आज तक हम डेसिफर, वो आज तक हम समझ ही नहीं पाए। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्या कि 3 फेजेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज में क्या होगा कि फिर से जो अर्बन सेंटर होंगे वो क्या हो रहे हैं, अर्बन सेंटर फिर से खत्म हो रहे हैं, रूरल इकोनॉमी आ रही है, फिर से रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, फिर से हम गांव की तरफ जा रहे हैं, फिर से सेटलमेंट्स छोटी हो गई हैं, फिर से हम क्या करने लगे, फिर से हम एग्रीकल्चर पे फोकस करने लगे। और इसमें एक चीज और हुई, जब ये डिक्लाइन हुआ तो जो इसका ओरिजिनल प्लेस है ना, हम यहाँ से शिफ्ट होके अब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम इस तरफ आ जाएंगे, साउथ की तरफ चीजें जाने लगेंगी, ईस्ट की तरफ चीजें जाने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे याद रखना, इनको हम आगे पढ़ेंगे भी कि हड़प्पा कहाँ है पाकिस्तान में, धोलावीरा इज इन गुजरात, इट इज अ वाटर जीनियस, लोथर इज ऑल्सो इन गुजरात, इज अ पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब हमें लॉन्ग ट्रेड रूट्स करना है तो बाय रोड जा सकते हो आप या बाय सी जा सकते हो। तो अभी हम जब आगे चल के मैप को देखेंगे समझेंगे कि कहाँ कहाँ से ट्रेड करते थे मगान, दिरमुन और जहाँ मेसोपोटामिया, तो वहां से बाय रोड से ज्यादा इजी होता था बाय सी, तो इसलिए लोथल की इंपोर्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो ये समझे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टोटल 3 फेज, अर्ली, मैच्योर एंड डिक्लाइन। और इस चैप्टर में हम मैच्योर पढ़ने वाले हैं। जितने भी एग्जाम के लिए हम पढ़ते हैं, वेदर इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर इट इज फॉर सीयूटी, वेदर इट इज फॉर बोर्ड, तो ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, मैच्योर हड़प्पन साइट से ही आते हैं। अब आगे क्या है कि भैया क्या सिर्फ हड़प्पा इसीलिए फेमस था कि उसके पास बड़े बड़े शहर थे, उसने बहुत ज्यादा दूर दूर तक ट्रेड किया, बहुत लार्ज स्केल पे चीजों को प्रोड्यूस किया। तो कोई भी सिविलाइजेशन सिर्फ इसलिए ही फेमस नहीं होती कि वो कहाँ पे ट्रेड कर रही है, कितना दूर ट्रेड कर रही है, कितने बड़े बड़े सेंटर्स उसने डेवलप किए। जैसे हड़प्पा का सबसे फेमस अर्बन सेंटर था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को हम इसमें पढ़ेंगे कि वहाँ पे ग्रेड बात भी हुआ करता था, वहाँ पे चीज़ों का डिवीजन भी था कि नॉर्मल पीपल अलग रहेंगे, राजा या उसके लिए जो अपर हाइट पे बना हुआ है वो एक अलग है, उसको हम पढ़ेंगे। वो एक आर्किटेक्चरल मैन्यूवर है या आर्किटेक्चरल फीचर है, उसको हम पढ़ेंगे। बट क्या कोई सिविलाइजेशन सिर्फ इसलिए ही जानी जाए कि भैया वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे इकोनॉमी बड़े स्केल पे होती है? नहीं, कोई भी एक बड़ी सभ्यता, कोई भी एक बड़ी सिविलाइजेशन कब जानी जाती है कि उसके लोग वहाँ पे कैसा काम करते हैं, उसके लोग क्या खाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों से ही तो सभ्यता की जान पहचान होगी, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग्स भी बनेगी तो किसके लिए बनेगी, लोगों के लिए बनेगी ना। तो ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे कि मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस या मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हड़प्पा में क्या हुआ करता था। जैसे अगर हम आज के टाइम में देखें, हिस्ट्री को अगर हम आज से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बोरिंग नहीं लगेगी, और सिर्फ हम फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की चीजें करेंगे तो वो बोरिंग लगेगी। तो अगर हम आज के टाइम में देखें कि आज के टाइम में हम कैसे अपनी लाइफ को जीते, हमारा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, कि जीवन जीने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। कैसे बैठे बैठे थोड़ी जी सकते हैं कि हाँ आएगी रोटी और मुंह में चली जाएगी, रोटी खाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी या मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि हम अपना जीवन यापन, अपना जीवन जीने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ोगे, बड़े हो जाओगे, इसी पढ़ाई के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे। तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या हुई, जॉब हो गई। वो जॉब कुछ भी हो सकती है, जैसे क्या कि आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन गए, ठीक है, आप कुक बन गए या साइंटिस्ट बन गए या आप टीचर बन गए। तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आज के टाइम में ये है। बट हड़प्पा के टाइम में मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या हुआ करते थे, हड़प्पा के टाइम में 3 मेजर लाइवलीहुड हुआ करते थे, मतलब 3 मेजर मोड ऑफ सबसिस्टेंस, यानी 3 तरह के लोग काम करते थे मेजरली। क्या? पहला काम एग्रीकल्चर, खेती करेंगे। दूसरा पेस्टोरलिज्म, पेस्टोरलिज्म माने कि जीव जंतुओं को पालेंगे, उनकी ट्रेड करेंगे, उनका व्यापार करेंगे, उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई। अब जानवर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर माने समटाइम्स जैसे भेड़ होता है ना, शिप होता है, शिप फर प्रोड्यूस करेगी, उसको हम
स्वेटर बनाने में या कोई चीज़ बनाने में यूज़ कर सकते हैं। उस फर को ट्रेड कर सकते हैं, उनका मीट भी ट्रेड कर सकते हैं कि भाई जानवरों को मारा भी तो जा सकता है खाने के लिए, तो उनकी मीट को भी ट्रेड कर सकते हैं। उनकी बोन्स से हम शार्प चीज़ें बना सकते हैं। उनके बोन्स से तुमने कभी देखा होगा ना कि जैसे हम यहाँ पे अगर हम अपने नॉर्मल कल्चर से देखें तो जो माँ काली है, माँ काली मतलब क्या, वो बोन्स, स्कल बोन्स को ऐसे माला पहनती है ना, ऐसे कई लोग होते हैं, अघोरी बाबास भी होते हैं, वो उनकी बोन्स को ऐसे पहन के रखते हैं। तो समटाइम्स वो अपने आप को क्या करते थे, एडोर करते थे बोन्स को पहन के। तो बोन्स के भी अलग अलग यूज है। और नेक्स्ट क्या है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन। बोन से कोई चीज बनाना है तो वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी आ जाता है, बट यूज कहाँ से हुआ है, वो पेस्टोरलिज्म, जानवरों की हड्डियों पर तो इस्तेमाल हुआ है। तो आओ इसको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, समटाइम्स 8 मार्क्स का भी आता है, और सीयूटी में भी क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन कौन सी फसलें उगाते थे। क्या राइस उनकी स्टेबल क्रॉप थी? नहीं। स्टेबल क्रॉप क्या होती है कि जिसको हम डेली बेसिस पे खाते हैं, बट राइस नहीं थी वहां पे। वीट और बार्ले यानी गेहूं और जो उनकी स्टेपल क्रॉप हुआ करती थी उसको वो रेगुलर बेसिस पे खाते थे। चावल को नहीं खाते थे, क्योंकि चावल को उगाने के लिए एक डिफरेंट तरह का प्रोडक्शन मोड चाहिए। कैसे? उसकी चावल की खेती करने के लिए हमको ज्यादा पानी चाहिए। बट अगर हम देखें कि हड़प्पन साइट किस एरिया में आती है, तो हड़प्पन साइट का अगर हम एरिया देखें तो मैक्सिमम हड़प्पन साइट सेमी एरिड जोन में आती है। सेमी एरिड जोन मतलब कि वहां पे कभी बारिश आती है, कभी बारिश नहीं आती। बट यहाँ से भी आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि सर आप तो कह रहे हो सेमी एरिड जोन है, पर वो फिर भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं लार्ज स्केल पे। तो वो एग्रीकल्चर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वाटर मैनेजमेंट करना आ गया है। समटाइम्स वो कैनाल्स बनाते थे, नहरों को बनाते थे, छोटी छोटी नहरें बना रहे हैं। और समटाइम्स वो वाटर रिजर्वायर, तालाब बना के पानी को इकट्ठा करके भी खेती किया करते थे। तो ये सब चीजें हमें भी सीखनी है हड़प्पा से। हम बोलते हैं ना कि ये तो भैया एंशियंट सिविलाइजेशन है, पुराने टाइम की, हम तो मॉडर्न टाइम हो गए। नहीं, यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। जैसे आज के टाइम में हम अपनी वाटर बॉडीज को ऐसे ही पोल्यूट कर दे रहे हैं, बट हमें अपनी वाटर बॉडीज को पोल्यूट नहीं करना है, क्योंकि विदाउट वाटर देयर इज नो ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ना तो हम पीने के लिए अगर साफ पानी नहीं होगा तो भी हम नहीं बच पाएंगे, और हमें खेती करनी है, अपनी चीजों को प्रोड्यूस करनी है, तो भी तो पानी चाहिए। तो उसका वेस्टेज नहीं करना है, उसको मैनेज करना है, उसको स्टोर करना है और पोल्यूट नहीं करना है। तो और ये देखो कि भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन तो सेमी एरिड जोन में, यानी ऐसे जोन में होते हुए जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं आती है, वहां पे होने के बावजूद भी वो एग्रीकल्चर करते थे। तो उनसे हमें सीखना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ना सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानना नहीं है। हिस्ट्री पढ़ने का मतलब है कि हम आज को जाने के हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। कहीं तो हम रहे होंगे ना, और क्या हम उनसे बेहतर कर रहे हैं या उनसे हम बेकार कर रहे हैं। अगर ऐसे हिस्ट्री को पढ़ोगे तो कभी बोरियत होगी ही नहीं तुम्हें। हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं देखे उन्होंने ऐसे करा होगा, ये ऐसे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हिस्ट्री को आज से कोरिलेट करके पढ़ना है। अच्छा, वो ऐसे कर रहे थे तो हम कैसे कर रहे हैं, और जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हम प्रोग्रेसिव हैं, हम आगे जा रहे हैं, या हम रिग्रेसिव हैं कि भैया हम पीछे वालों से भी और पीछे हो जा रहे हैं। आज की बात करें तो हम पीछे ही हो जा रहे हैं, क्योंकि ना तो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग भी हम देखते हैं कि कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और पोल्यूशन तो हम लार्ज स्केल पे कर ही रहे हैं। तो आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं कि भैया एग्रीकल्चर में वो क्या करते थे। देखो ये इमेज देखो, अब उनके फील्ड्स भी ना उनके घर के आसपास ही हुआ करते थे। जैसे ये जगह है, ये रह रहे हैं, यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ करता होगा जनरल, वो जो हम अभी गए थे ना हिस्ट्री में, तो वहां से देखो मैच करना, ऐसा ही होगा। तो आओ कि ये हमें क्रॉप याद रखनी है कि वो कौन कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो क्या क्या करते थे, वीट ग्रो करते थे, बार्ले ग्रो करते थे, लेंटिल्स, चिकपी, सेजमे, मिलेट्स एंड राइस। राइस को सर्कल कर लेना, क्योंकि राइस हर जगह नहीं मिलता था। राइस लोथल वाले पोर्शन में मिलता था। हर साइड पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की हर साइड पे हमको राइस के एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। राइस के एविडेंसेस वहां मिलेंगे जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतर होगी। राइस प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है। चावल में 80% वाटर ही है, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि एविडेंसेस ऑफ प्लग फील्ड। एक जर्नल मेरे को ऐसी बात याद आ गई, जैसे हिंदुइज्म में बोलते हैं ना कि एकादशी वाले दिन हमको चावल नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी क्या है, एकादशी या जो सब चीजें आती है मून के रोटेशन से आते हैं। और मून क्या करता है, मून वाटर को अट्रैक्ट करता है। जो टाइड्स आती है ना ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे, तो मून के अट्रैक्शन से ही आती है। और राइस बना हुआ है 80% पानी से, तो इसीलिए चावल को अवॉइड बोलते हैं कि एकादशी वाले दिन चावल ना खाएं। तो उससे आपके इमोशंस पे, क्योंकि मून की एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगी और वो आपके इमोशंस को भी डाइवर्ट कर सकती है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। तो एविडेंसेस ऑफ प्लग फील्ड मतलब जहां पे हल चले हो। अब इससे पहले हल नहीं था, और अगर हल की इन्वेंशन ह्यूमन बीइंग ना करते तो इतने लार्ज स्केल पे हम कभी खेती कर ही ना पाते। तो एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले याद रखने हैं, कालीबंगन राजस्थान। यानी आज का राजस्थान अगर हम देखें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि भैया यहाँ पे खेती होती होगी क्या, बट उस टाइम पे राजस्थान में भी खेती होती थी। तो ये क्या है,
बहुत पुरानी बात कर रहे हैं ना, कई हजारों 4000 साल 5000 साल वाले हो गए। तो इन चीज़ों में क्लाइमेट भी चेंज होता है, वाटर भी अपना वाटर जो रिवर्स होती है वो भी अपना कोर्स बदल लेते हैं। कोर्स मतलब कि उन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया है 24/7। कोर्स का मतलब होता है कि वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है टाइम के हिसाब से। ठीक है, आगे क्या है कि टेराकोटा। टेराकोटा होती है मिट्टी को हम बोलते हैं टेराकोटा, जब मिट्टी को पका के कोई मॉडल्स बना देते हैं, कोई खिलौने बना देते हैं। पहले मिट्टी के खिलौने तो आते हैं, चिकनी मिट्टी के खिलौने, तो उसी को टेराकोटा मॉडल्स बोलते हैं। तो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग, यानी हलों के हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले। हम वही चीज तो बनाते हैं जो हमें दिख रही है, ऐसी कोई अनजानी चीज थोड़ी बना सकते हैं जो हमने देखा ही नहीं आज। तो टेराकोटा मॉडल खिलौने भी उसी के बनते हैं जो चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें टेराकोटा मॉडल कहाँ से मिले हैं? चोलिस्तान विच इज इन पाकिस्तान और बनावली इन हरियाणा। मैंने इनके नाम लिखे हुए प्लेस के ब्रैकेट में क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कालीबंगन कहाँ है। तुम बोलो कालीबंगन तो हरियाणा में, कालीबंगन हरियाणा नहीं, कालीबंगन राजस्थान में है। और बनावली कहाँ है? बनावली इज इन हरियाणा। तो ये इंपोर्टेंट साइट्स है, इनके स्टेट इनके प्लेस भी याद होने चाहिए। आगे लिखे कि मोस्ट हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन सेमी एरिड जोन। ये तो हमने बताया कि सेमी एरिड जोन में एग्जिस्ट करते थे वो, वहां पे ज्यादा स्केल पे बारिश नहीं आती थी और ज्यादा बड़े स्केल पे बारिश ना आने के बावजूद भी वो इसकी खेती करते थे। इरिगेशन वाज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, यानी वहां पे सिंचाई की जरूरत पड़ती थी और सिंचाई के लिए वो क्या करते थे? नहरें बनाते थे, समटाइम्स वाटर रिजर्वायर भी बनाते थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मोस्ट हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन क्या होते हैं? सेमी एरिड जोन अभी हमने बताया ना, सेमी एरिड जोन वो एरियाज होते हैं जहां पे बारिश नहीं आती। अगर हमें कम बारिश वाले एरिया में खेती करनी होगी, पानी इज द बेसिक इंग्रेडिएंट। अगर हमें खेती करनी तो पानी तो होनी चाहिए ना, हमें कोई प्लांट भी लगाना है तो हम उसमें पानी डालते हैं ना, तो खेती करने के लिए भी पानी मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बट वहां पे सेमी एरिड जोन है, बारिश लार्ज स्केल पे आ नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे? इरिगेशन, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। इरिगेशन वाज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। और हमें अफगानिस्तान, तो देख रहे हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंड कहां तक था? हड़प्पन सिविलाइजेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान, आज के टाइम में उसे पाकिस्तान बोल सकते हैं, पहले तो भारत के पार्ट था, है तो हमारा हिस्सा, जब आएगा मौका ले लेंगे। तो क्या है कि हमें कैनाल्स के जो वो मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, वो कहां से मिले हैं? शोर तो गई अफगानिस्तान से मिले हैं। इट इज ऑल्सो लाइक दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स, यानी कुएं भी हुआ करते थे। अगर हम इधर गुजरात वाले पोर्शन में जाएंगे, लोथल धोलावीरा वाले पोर्शन में जाएंगे, तो वहां पे वाटर रिजर्वायर भी हुआ करते थे, मतलब तालाब भी हुआ करते थे, कुएं भी हुआ करते थे, वहां से हम बना के निकाल के पानी को निकाल के खेती किया करते थे। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट द वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए किया जाता था। वाटर रिजर्वायर फोल्ड इन धोलावीरा गुजरात, यानी यहाँ से हमें वाटर रिजर्वायर मिले भी हैं। अब ये तो फर्स्ट सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी या फर्स्ट मोड ऑफ सब्सिस्टेंस था ना, लाइवलीहुड का, एग्रीकल्चर। अगला क्या है? अगला मोड ऑफ सब्सिस्टेंस है क्या? पेस्टोरलिज्म हम बोल सकते हैं। यहाँ पे इस इमेज में अगर आप ड्रेस देखोगे ना, तो कितनी यूनिक सी ड्रेस है इनकी। ये लोग बड़े मतलब वो थे कि भैया हमें बड़ा अच्छा दिखना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे क्लोथ्स पहनने, अच्छा टायर पहनना है, अपने आप को सजा के रखना है। सिर्फ आज के लोग ही अपने आप को सजा के रखते, पहले के लोग भी सजा के रखते थे। तो यहाँ से आप इनका टायर भी देख सकते हो। और ये क्या है कि ये इनका मेन सेंटर है, एक जर्नलिस्टिक इमेज है, लोग गाय को चला रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। तो पेस्टोरलिज्म एंड हंटिंग, यानी हंटिंग और पेस्टोरलिज्म अगर हम बोलें तो ये प्रिमिटिव सोसाइटीज के वो होते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी कौन सी? वो सोसाइटी जहां पे टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है खेती करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं? वो करेंगे हंटिंग एंड पेस्टोरलिज्म, जानवरों को पालेंगे और शिकार करेंगे। बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन? यहाँ पे खेती भी हो रही है, कुछ पेस्टोरलिज्म भी कर रहे हैं, कुछ हंटिंग भी कर रहे हैं और कुछ ट्रेड भी कर रहे हैं। तो इसलिए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं थी, कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, एक साथ रहते थे, पीसफुल रहते थे। तो क्या है कि एनिमल बोन्स ऑफ कैटल, ये याद रखना किस किस की बोन मिली है? कैटल, शिप, गोट एंड बफेलो एंड पिग, यानी यहाँ पे सुअर भी मिले हैं। वर फाउंड एट हड़प्पन साइट विच इंडिकेट दैट एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड, यानी एनिमल्स को पाला गया था। ये बोन इसलिए तो दिखा रही है, वो घूमते घूमते थोड़ी आ गए थे हमारे सेटलमेंट, नहीं। अगर उनकी बोन एक जगह लार्ज स्केल में मिल रही है तो इट मीन्स कि उनको डोमेस्टिकेट किया गया था, उनको पाला जाता था। आगे क्या लिखा है? बोन्स ऑफ डियर एंड घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड। घड़ियाल को कैसे याद रखना? वो देखा तुमने लंबी चोंच वाला मगरमच्छ? तो घड़ियाल वो वैसी मगरमच्छ की वो टाइप है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। उसकी चोंच लंबी है तो वो ज्यादा हैवी चीजों को नहीं खा पाएगा, फिश को खाएगा। तो इसलिए याद रखना कि घड़ियाल कहाँ मिलेगा। कहीं समटाइम्स क्वेश्चन पूछते हैं कि घड़ियाल फ्रेश वाटर में मिलता है या बेकार वाटर में मिलेगा, जहाँ पे मिट्टी है, पानी है, पोल्यूशन है। तो बच्चे बोलेंगे तो हमने पढ़ा नहीं। अरे यहाँ से पढ़ो ना भाई, कि घड़ियाल की शेप ही देख लो, कि जब उसकी चोंच ही पतली तो कोई हैवी मीट खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो फिश खाएगा। और फिश कहाँ मिलेगी? फिश मिलेगी फ्रेश वाटर में, गंदे पानी में कभी मछलियां नहीं मिलती हैं। आगे क्या है? बोन ऑफ फिश एंड फाउल, फाउल मतलब पक्षी उड़ने वाले, उनकी भी बोन्स मिली है। मुर्गी को भी इसमें फाउल में डाल सकते हैं। बट इट वॉज नॉट क्लियर, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि आज के टाइम में अगर हम नॉनवेज की बात करें तो नॉनवेज की अलग अलग शॉप्स होती है, हम वहां जाते हैं, खरीद लेते हैं चीजों को और बना लेते हैं। तो ऐसा हड़प्पा में हुआ करता था या नहीं, इस बात की कोई कंफर्मेशन हमारे पास
नहीं है। तो ये लिखा है बट इट वाज नॉट क्लियर वेदर द हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल देमसेल्व्स और ऑब्टेन मीट फ्रॉम द अदर हंटिंग कम्युनिटी। इसकी कोई क्लियरिटी हमारे पास अभी तक नहीं है। एक तो हम उनको पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और बहुत सारी चीजों का हम आइडिया लगा भी नहीं सकते हैं। थर्ड मोड ऑफ सब्सिस्टेंस क्या है कि अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने का थर्ड मोड क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन के कुछ हम आर्ट करें, पेंटिंग शेंटिंग बना लें, डिस्को दीवारें नाच लें, और या फिर कुछ क्राफ्ट को प्रोड्यूस करेंगे, मटके बना रहे हैं हम, मूर्तियां बना रहे हैं हम, मन के बना रहे हैं हम, ठीक है, मन के माने बीट्स वो जो हम पहनते हैं। तो क्या है, चनूद्रो, चनूद्रो एक ऐसी साइट है, इसको याद रखने, चूनादारो चनूद्रो हम बोलते हैं। यहाँ ये सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे, स्पेशलाइज्ड एरिया, जैसे आज के टाइम में बनाते हैं ना, SEZs बना देते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देते हैं, या वो एरियाज बनाते हैं जहाँ पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ऐसे ही उस टाइम पे चनूद्रो क्या था, चनूद्रो भी एक वो मेजर सेंटर था जहाँ पे फैक्ट्रियां लगी हुई थी, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होता था, चीजों को प्रोड्यूस किया जाता था। चनूद्रो इज ए स्मॉल टाउन विच इज फेमस फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। बीट्स मेकिंग भी यहाँ पे होती थी। देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, ये बीट्स ही हैं, मन के ही हैं, इनकी मेकिंग, इनको हम बना रहे हैं। बीट्स मेकिंग, शेल कटिंग, शेल देखो कहाँ है, ये रहा शेल, जिसे हम शंख बोलते हैं ना, ये शेल, शेल कटिंग के लिए भी यूज होते थे। शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, मेटल वर्किंग काम है, देखो इधर ये कर रहे हैं मेटल वर्क का काम, मेटल वर्किंग के लिए भी यूज होता था। और क्या लिखा है, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। अब ये सील बना रहे हैं, सील और वेट। अब अगर हमें व्यापार करना है, किसी चीज का ट्रेड करना है, तो एक यूनिफाइड वेट या मेजरमेंट सिस्टम तो होना चाहिए। लेट से मान लो कि तुम दिल्ली गए, दिल्ली में 1 किलो का मतलब होता है 500 ग्राम, और तुम इधर आ गए लखनऊ, यहाँ बोलो जी 1 किलो का मतलब होता है 1100 ग्राम, तो कैसे व्यापार कर पाओगे। तो ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए मेजरमेंट का सिस्टम और वेट का सिस्टम सिमिलर होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेट मेजरमेंट भी 2 तरह के होते थे, बाइनरी बेसिस और डेसिमल बेसिस। अगर कोई छोटी चीज को हमें वेट करना है तो वो 2 की पावर्स में, बाइनरी नंबर्स में करेंगे, बट वहीं हमें लार्ज कोई चीज वेट करनी है, हैवी वेट करना है, तो हम क्या करेंगे, वो हम डेसिमल 10 की पावर्स में करेंगे। ऐसी सील्स किस लिए यूज होती थी, सील यूज होती थी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, कि हमें पता हो कि अगर मैं कोई चीज आपको भेज रहा हूँ तो मैं आपको बता दूंगी भैया यहाँ से सील लग के आएगी, आप देख लेना, अगर सील इंटैक्ट है, किसी ने छेड़छाड़ नहीं की तो सामान ठीक है, और अगर सील टूटी हुई है तो किसी ने रास्ते में पैकेट खोला है भाई। तो सील प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए होती थी, सेंडर एंड रिसीवर की, कि जिससे रास्ते में चीजों को ना डिस्टर्ब किया जा सके। तो क्या कह रहे हैं कि मटेरियल क्या यूज होते थे, कि भैया अब हमें ये सब चीजें प्रोड्यूस करनी है तो हमें कुछ मटेरियल भी तो चाहिए। समटाइम्स कुछ मटेरियल ऐसे होते थे जो लोकली मिल जाते थे, कि उसी एरिया में मिल जाएंगे या थोड़ा दूर मिल जाएंगे, कॉन्टिनेंट पे उसी में मिल रहे हैं। बट कुछ मटेरियल होता था जिसके लिए हमें लॉन्ग ट्रेड रूट्स पे जाना पड़ता था, हमें सी रूट पे जाना है, तो वहां से हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे और फिर चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको आगे हम सेल करेंगे। तो क्या है, कार्निलियन है, ये स्टोन्स है, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड। कहाँ से आता था, गोल्ड आता था स्वर्णगिरी से। स्वर्णगिरी हम किसे बोलते हैं, जो आज का कर्नाटका वाला रीजन है ना, उसको पहले स्वर्णगिरी बोला जाता है। स्वर्णगिरी, इसका नेचुरल मतलब होता है वो जगह जहाँ पे सोना मिलता हो। स्वर्ण मीन्स सोना, गोल्ड। तो गोल्ड होती थी, शेल होती थी, फियांस एंड टेराकोटा। ये क्या कह रहे हैं कि स्पेशल ड्रिल्स वर फाउंड एट चनूद्रो, लोथर एंड धोलावीरा। ये याद रखना है, जब वहां पे ड्रिल्स देखी गई ना कि कितना शार्प, बिल्कुल बिना क्रैक जनरेट किए उन्होंने उसमें होल किए हुए हैं, छेद किए हुए हैं, तो आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो भी परेशान होते हैं कि भाई उस टाइम तो इतनी ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ये बंदे कैसे करते थे। तो देख लो, हमसे इतने एडवांस थे और हम कह रहे हैं कि वो एंशियंट है। वाटर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं बेचारे, सब चीज़ें कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम तो इतिहास पढ़ रहे हैं जी, हम तो उनसे आगे क्यों पढ़े हम इतिहास। भैया अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए। आगे क्या लिखा है कि द सिटीज लाइक बालाकोट, बालाकोट इज इन पाकिस्तान, नागेश्वर वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट लाइक बैंगल्स। बैंगल्स माने चूड़ियां बनाने के लिए, शेल्स की चूड़ियां बनती थी। तुमने कभी अगर तुम राजस्थान जाओ, राजस्थान वाले पोर्शन में जाएंगे तो वहां पे हमें मिलेंगे, और राजस्थान वाले पोर्शन में समटाइम्स हमें शेल्स भी मिल जाती हैं। तो क्या पता चलता है कभी ना कभी वहां पे समुद्र टच हुआ करता होगा, क्योंकि शेल्स कहाँ मिलेंगी, शंख कहाँ मिलता है, समुद्र वाले रीजन्स में मिलता है। और राजस्थान में जब तुम जाओगे और ट्राइबल कम्युनिटीज या जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं उन्हें देखोगे तो यहाँ तक चूड़ियां पहने रहते हैं, वो कांच की नहीं होती हैं, वो इन्हीं शेल से बनी होती हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि हमने बताया कि भैया समटाइम्स जो रॉ मटेरियल है वो लोकली मिल रहा है, बट समटाइम उस रॉ मटेरियल को लेने के लिए हमें सी रूट पे या सी ट्रेड भी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें याद रखनी है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड हो रही है, तो हम वहां से क्या ला रहे हैं, लैपिस लाजुली एंड कार्लिनियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे। और महलुआ याद रखने के, मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को या हड़प्पा के लोगों को महलुआ बोलते थे। महलुआ मीन्स द गुड सेलर, गुड सेलर माने जो नाविक बहुत अच्छे हैं,
यहाँ पे आप अमिश त्रिपाठी एक राइटर है हमारे यहाँ के, उनकी एक बुक भी है द इमोर्टल्स ऑफ मेहलुआ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेहलुआ याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि मेहलुआ कौन है, तो मेहलुआ हड़प्पा के लोगों को ही बोला जाता था। और कौन बोलता था, मेसोपोटामिया के लोग बोलते थे। यहाँ पे याद रखना दिलमुन, दिलमुन किसको बोलते हैं, दिलमुन बोलते हैं बहरेन को यहाँ पे। ठीक है, बहरेन को दिलमुन बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में याद रखना कि भैया बहरेन को हमने बोला दिलमुन, ऐसी ओमान को हम बोलते थे मगान, तो ये याद रखना है कि मगान किसको बोला जाएगा, मगान बोला जा रहा है ओमान को। और हम यहाँ से क्या ला रहे हैं, कोपर ला रहे हैं। कोपर भी क्यों ला रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ की कोपर में ना थोड़ा सा निकेल मिक्स होता था, इसलिए जब हमने यहाँ की कोपर का एनालिसिस किया और वहाँ की कोपर का एनालिसिस किया तो हमने एक जर्नल व्यू बना लिया कि भैया यहाँ भी मिल रही है वहां भी मिल रही है, तो ये दोनों सेम जगह से ही ओरिजिनेट होके आती होंगी। ठीक है, समटाइम्स इंटरनल सोर्सिंग लिखा हुआ है, ये तो हमने बाहर से एक्सटर्नल सोर्स करें। इंटरनल सोर्स क्या है, शेल्स, गोल्ड कहाँ से आ रहा है, साउथ इंडिया से, और शेल कहाँ आ रहे हैं, नागेश्वर एंड बालाकोट से, यहाँ से। नेक्स्ट, अब बताया ना तुम्हें सील की इंपॉर्टेंस, वेट की इंपॉर्टेंस, ये स्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब स्क्रिप्ट भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि भैया हमें व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो लिखा पढ़ी भी तो होनी चाहिए ना कि भैया मैंने तुम्हें इतना दिया, तुमने मुझे इतने पैसे दिए, इसने इसको इतने दिए, इसने इसको दिए, तो वो हम लिखा पढ़ी कब कर सकते हैं, जब हमारे पास राइटिंग होगी, स्क्रिप्ट होगी कुछ। भले हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो लोगों को तो समझ आती होगी ना ये स्क्रिप्ट। हम तो अभी तक है नहीं, हम बहुत ज्यादा समझदार हो गए ना, होशियार हो गए, तो हम इनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट, सील एंड वेट क्यों जरूरी है, ये व्यापार को करने के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी अर्बन सेंटर को फ्लरिश कराने के लिए, अर्बन सेंटर को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ये तो रखना है ना कि ये चीज यहाँ से आ रही है, इतने लोगों को देना है, वो चीज वहां से आ रही है, उसको ऐसे मैनेज करना है, तो उसके लिए लिखा पढ़ी होना बहुत जरूरी होता है। अब देखो सील्स हमने बताया ना, यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, स्टैम्प्ड ऑन वेट के लिए वगैरह, रोप नोट टू सिक्योर द ट्रेड गुड्स, यानी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए कि भैया सील अगर इंटैक्ट है, सील टूटी नहीं है, तो रास्ते में किसी ने हमारा सामान छेड़ा नहीं है, तो सील इसीलिए वो करती थी। स्क्रिप्ट किस लिए होती थी कि चीजों को मैनेज करने के लिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी कि कैसे चीज कहाँ से आई, कितने की आई, आगे कितने की गई, मैनेज तो होना चाहिए ना, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ पे प्रोड्यूस होगा और फिर कहाँ पे जाएगा, उसके लिए स्क्रिप्ट जरूरी है। स्टिल अनडेसिफर्ड रिटन राइट टू लेफ्ट, याद रखनी है कि जैसे उर्दू लिखते हैं ना, ऐसे लिखी जाती है रिटन राइट टू लेफ्ट, एंड इसके लिए एक वर्ड यूज होता है वस्ट्रोफ्रेडन, यानी उस लैंग्वेज को बोला जाता है कैसे कि ये पहले ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे ऐसे चलेगी। तो ये एक स्पेशल तरह की राइटिंग स्टाइल होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है। आगे क्या है, वेट। वेट क्या है, वेट वही किसी भी चीज का हमें व्यापार करना है, ट्रेड करना है, कोई चीज बनानी है, तो वेट तो पता होना चाहिए ना। मैं अगर बोलूँ कि भैया 200 ग्राम है, तो तुम्हारे वहां पे वो 200 ग्राम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ का 200 ग्राम तो ना 500 ग्राम है, तो फिर हम कैसे व्यापार करेंगे, लॉस नहीं हो जाएगा हमें, ना हम एक्यूरेट चीजें बना पाएंगे। तो वेट्स भी इसलिए जरूरी है। लोअर डिनोमिनेशन के लिए हम बाइनरी नंबर्स यूज करते थे, 2 की पावर्स यूज करते थे। अगर हमें कोई लार्ज चीजों को मेजर करना है, वेट करना है, तो उसके लिए हम डेसिमल सिस्टम यूज किया करते थे, 10 की पावर में चीजों को मेजर किया करते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई शहर है तो वो है मोहनजोदारो। अगर आप हिस्ट्री को इसी तरह एंगेजिंग वे में पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अड्डा 24/7 CUT टाइटंस, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और हिस्ट्री आपको बोरियत फील ना कराए। ओके, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।